धरती करे पुकार के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। प्लास्टिक एक ऐसा आविष्कार जिसने हमारा जीवन बदल दिया, हमारा ही नहीं पूरे विश्व का। आज प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हवाई जहाज, मोबाइल फोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ तक कि दवाइयों की इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक पर एक निर्भरता हो गई है। प्लास्टिक प्रदूषण आज एक मानवता के लिए एक गंभीर समस्या है। इसका सामना करने के लिए भारत की पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिशन लाइफ एक ऐसी पहल है जो पूरे विश्व को व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का उपाय संभव है। छोटी छोटी आदतें बदलकर, प्लास्टिक के विकल्प अपनाकर, रोज की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बार बार उपयोग में लाकर रिसाइकलिंग करके हम एक कारगर शुरुआत कर सकते हैं। संभव है अगर आप और हम सब मिलकर काम करें। तो आइए धरती करे पुकार के इस एपिसोड में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को समझते हैं और जानते हैं कैसे हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। प्लास्टिक बहुउद्देशीय और इस्तेमाल में आसान, ये हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। प्लास्टिक एक कमाल की खोज है और इसके कई अहम उपयोग हैं। दवाइयों में, विज्ञान में और उन कई महत्वपूर्ण सेवाओं में जिन पर लोग निर्भर करते हैं। लेकिन आज हमारी दुनिया प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण में डूब रही है। सिंगल यूज और डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है और पर्यावरण के लिए इसके परिणाम गंभीर हैं। पानी की बोतलें, बोतलों के ढक्कन, फूड रैपर, प्लास्टिक थैलियां, ड्रिंकिंग लिड, स्ट्रॉ और स्टिरर का नंबर इसके बाद आता है। आज पूरे विश्व में यह प्रदूषण का एक मुख्य कारण बन गया है। भारत में भी रोजाना 25,000 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इसमें से केवल 60% ही रिसाइकल होता है। दिल्ली शहर में ही हर महीने 3,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, यानी रोजाना 103 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक को बायोडिग्रेड होने में हजारों साल लग जाते हैं। प्लास्टिक पेट्रोलियम पदार्थों से बनता है। इसे लापरवाही से फेंक दिया जाए या जलाया जाए तो इनमें से जहरीली गैसें निकलती हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन का सामना करना चुनौतीपूर्ण है और इस कोशिश को कई स्तरों पर करने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का आह्वान किया था। सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? भारत ने एकल उपयोग वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए ठोस कदम उठाए। अप्रबंधित और बिखरे हुए प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियों के 2 स्तंभ हैं। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं जिनमें अपशिष्ट फैलाने की क्षमता अधिक और उपयोगिता कम है, उन पर प्रतिबंध लगाना और प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को क्रियान्वित करना। पूरा विश्व आज प्लास्टिक कचरे और पॉल्यूशन का सामना करने के प्रति जागरूक हो रहा है और सरकारें प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुकी हैं। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने, इंपोर्ट करने, डिस्ट्रीब्यूट करने या बिक्री पर सख्त रोक लगा दी है।
जैसे कि प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, पॉलिस्टराइन यानी थर्मोकोल प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, प्लास्टिक की चम्मच, चाकू, कांटे, पैकिंग फिल्म्स, कार्ड्स, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर जो 100 माइक्रोन से कम मोटाई के हों। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है, बल्कि प्लास्टिक बनाने वालों और उसे इस्तेमाल करने वालों की भी है। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प विकसित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया था। इसमें 2 स्टार्टअप्स को पुरस्कृत भी किया गया था। एक में पराली का इस्तेमाल करके थर्मोकोल का विकल्प ढूंढा गया है, वहीं दूसरी तरफ समुद्री खरपतवार से पैकेजिंग मटेरियल बनाने जैसे इनोवेटिव आइडियाज शामिल हैं। फरवरी 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR को रिलीज किया। इसके तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR पर दिशा निर्देशों को जारी किया गया। इन निर्देशों में प्लास्टिक पैकेज वेस्ट के रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण, प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग यानी रीयूज और प्लास्टिक टिकाऊ पैकेजिंग को और आगे बढ़ने और प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम करने के प्रावधान दिए गए हैं। EPR के तहत हर उत्पाद जो उपभोक्ता इस्तेमाल करता है उसका निपटान उत्पादक करेगा। अब तक EPR से 41,000 से ज्यादा उत्पादक, आयातक और ब्रांड्स जुड़ गए हैं। 2022-23 में ये EPR टारगेट लगभग 3 मिलियन टन था। प्लास्टिक कचरे का एक मूल समाधान है रिसाइकलिंग एंड रीयूज। यदि उपभोक्ता प्लास्टिक कचरे को आम कचरे से अलग रखें तो रिसाइकलिंग में आसानी होगी। ऑर्गेनाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित निपटान हो सकता है। भारत के शहरों में बदलाव नजर आ रहे हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यहां के नागरिकों ने अपने कचरे को 6 हिस्सों में छांटना शुरू किया। सूखा, गीला, प्लास्टिक, घरेलू खतरनाक कचरा, सैनिटरी और ई-वेस्ट। इंदौर की आबादी करीब 34 लाख है। यहां 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा रोज पैदा होता है। हर सुबह 500 से ज्यादा डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स शहर का कचरा इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस डोर टू डोर सर्विस की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। सूखे कचरे को मटेरियल रिकवरी सेंटर भेजा जाता है और गीले कचरे को बायो CNG प्लांट। शहर के कचरे को मैनेज करने की निगरानी कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों पर लगे GPS ट्रैकर्स के जरिए होती है। नागरिक भी इसमें जिम्मेदार है। इंदौर 311 ऐप के जरिए शहर के लोग अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और इंदौर नगर निगम 12 घंटे में इन शिकायतों का निपटारा करता है। शहर में वेस्ट टू वंडर 4R पार्क भी है, जहां लोग सैर सपाटे के लिए आते हैं और हर चीज का एक अच्छा इस्तेमाल हो सकता है कि प्रेरणा लेकर जाते हैं। इंदौर एक ऐसा रोल मॉडल शहर है जो ये साबित करता है कि अगर नागरिक और स्थानीय म्युनिसिपैलिटीज एकजुट हो जाए तो बड़े स्तर पर भी कचरे का निपटान मुमकिन है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर है और यहां के नागरिकों ने भी कचरा मैनेजमेंट का काम खुद संभाला।
महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और नगर निगम की मदद से अंबिकापुर एक मॉडल सिटी बन गया है, जो पूरे भारत में अपनी सफाई के लिए जाना जाता है। इस शहर ने कचरे का प्रबंधन करने के काम में सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल कर लिया, नागरिक हो या फिर कचरा बीनने वाले। इस प्रक्रिया में सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है। कचरे को पूरे शहर से हर सुबह 7 बजे 400 से ज्यादा महिलाओं की टीम इकट्ठा करती है और फिर इसे सेकेंडरी सेग्रीगेशन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। शहर में कुल 17 सेग्रीगेशन सेंटर्स हैं। इस कचरे को इन केंद्रों में 57 अलग अलग कैटेगरीज में छांटा जाता है और फिर इसे रिसाइकलिंग या कंपोस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। नागरिकों के सहयोग के बिना बदलाव नहीं आ सकता। अंबिकापुर के लोगों ने पूरे देश के नागरिकों के सामने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है, जहां लोग मिलकर समाज कल्याण के लिए कोई अभियान शुरू कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। इस समस्या का उपाय ढूंढना होगा, ऐसे उपाय जिसे कम खर्च में किया जा सके, जो सस्टेनेबल हो और जिसे लोग आसानी से समझ पाएं और अमल में ला सकें। अपने घर पर ही हम सब घर के कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको छांट सकते हैं और गीले और सूखे कचरे को अलग अलग जगह इकट्ठा करें। इससे ज़्यादा कचरा रिसाइकल हो जाएगा और ऑर्गेनिक कचरे से फलों, सब्जियों, छिलकों से खाद भी बन सकती है, घर में ही खाद बन सकती है। कम कचरा शहर के लैंडफिल में पहुंचेगा अगर आप ये करेंगे। प्रदूषण कम होगा और बीमारियां भी कम होगी। बदलाव लाया जा सकता है अगर आप सहयोग दें। हमारे तटवर्ती इलाकों पर भारी संख्या में प्लास्टिक बॉटल्स, कैंस, बैग्स और कचरा, यहां तक कि फेंक दिए गए खिलौने भी बिखरे हुए नजर आते हैं। हमारे समुद्री किनारों पर ऐसे बहुत से जीव नजर आते हैं जो मछुआरों द्वारा लापरवाही से फेंके प्लास्टिक के नेट्स में फंस जाते हैं। लेकिन समुद्री किनारों पर बहकर आया प्लास्टिक कचरा तो बहुत छोटा सा हिस्सा भर है। इसका सबसे बड़ा भाग तो पानी के नीचे होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े मछलियां और दूसरे समुद्री जीव खा लेते हैं और ये उनके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। विडंबना यह है कि समुद्र से ही जीवन उत्पन्न हुआ और आज मानव गतिविधियों के कारण विश्व के समुद्रों को प्लास्टिक कचरे का सामना करना पड़ रहा है। देश की आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव में एक तटीय सफाई अभियान आयोजित किया गया। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान सामूहिक कोशिश के माध्यम से समुद्र के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 75 दिवसीय नागरिक नेतृत्व वाला अभियान था। इसके 3 लक्ष्य थे जो पर्यावरण को व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से संरक्षित करते हैं। जिम्मेदारी से उपभोग करना, घर पर कचरे को अलग करना और जिम्मेदारी से उसका निपटान करना। ऐसी ही एक अनोखी शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश में, जहां कुछ डाइवर्स ने साथ मिलकर समुद्र में जमा होने वाले प्लास्टिक को साफ करने का जिम्मा उठाया। आज भी समुद्र में लाखों टन प्लास्टिक मौजूद है। जरूरत है तो लोगों को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की, एक भागीदारी की, अपने वेस्ट डिस्पोजल की आदतों को परखने और उन्हें सुधारने की। इसी तरह सिक्किम वन विभाग के कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
उसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। वन विभाग द्वारा पार्क में ले जाने वाले हर सामान की रजिस्ट्री होती है ताकि लौटते समय पर्यटक सब सामान पार्क से बाहर ले आएं और कचरे की समस्या न हो। सरकार की ये सख्त नीतियां और प्रबंधन कचरे को मैनेज करने में एक अहम रोल निभाती रही हैं और पर्यटक भी प्लास्टिक वेस्ट से जुड़े नियमों और कानूनों का पालन करके एक नागरिक की भूमिका निभाते हैं। पर्यटकों का मनपसंद गोवा। यहां राष्ट्रीय औसत से 7 गुना ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, पर सरकार के प्रबंधन के कारण इस कचरे को काफी हद तक नियंत्रण में लाया गया है। गोवा की राजधानी पणजी में कचरे को 16 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है और वो स्रोत पर ही कचरे की छटाई के मामले में देश के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। छटाई के बाद गीले कचरे से कंपोस्ट बनती है, सूखे कचरे को रिसाइकल किया जाता है और नॉन रिसाइक्लेबल कचरे को ईंधन के तौर पर सीमेंट फैक्ट्रीज को भेज दिया जाता है। पणजी, इंदौर और अंबिकापुर जैसे प्रयासों ने पूरे देश के लिए मार्ग प्रदर्शित किया है और दिखाया है कि अगर सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर एकजुट प्रयास करें तो प्लास्टिक पॉल्यूशन पर नियंत्रण लाना संभव है। रोजमर्रा की गतिविधियों में प्लास्टिक के हमारे उपयोग और उस पर निर्भरता को काबू में लाने के कई तरीके हैं। बाजार जाते समय कपड़े से बने बैग अपने साथ ले जाएं, सामान बेचने वालों से प्लास्टिक के बैग न लें और उनसे ग्रोसरी को कपड़े के बैग में डालने को कहें। प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल न करें, अपने साथ मेटल या शीशे की बोतल रखें। पीने के पानी के लिए प्लास्टिक बॉटल्स को न खरीदें। ये विश्व भर में एक मुख्य वजह है प्लास्टिक पॉल्यूशन की। घर पर प्लास्टिक वेस्ट को अलग इकट्ठा करें, इसे रोजमर्रा के गीले ऑर्गेनिक वेस्ट से अलग करें, ई वेस्ट को भी अलग करें और इसे किसी ई वेस्ट रिसाइकलर को दे दें। हम अपने जीवन में और भी कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। प्लास्टिक के टूथब्रश न खरीदें, बांस के बने टूथब्रश का इस्तेमाल करें। अपने साथ हमेशा एक एंटी प्लास्टिक किट रखें जिसमें एक मेटल स्पून, एक ग्लास और एक मेटल स्ट्रॉ हो। सफर के दौरान ये चीजें खास तौर पर उपयोगी साबित होती हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉज इस्तेमाल न करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों के इस्तेमाल से इनकार करें। भारत ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए सही रास्ता चुन लिया है। अगर हम सभी अपनी अपनी भूमिका निभाने को तैयार हों तो अंतर अब भी लाया जा सकता है। चाहे छोटे छोटे कदम हों, वो एक बदलाव ला सकते हैं। सरकार के बनाए कानून और नियम मौजूद हैं, लेकिन इन्हें प्रभावी बनाने में हम सबकी भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है। सफलता छिपी है व्यक्तिगत प्रयासों में, जीने के तरीके में थोड़े से परिवर्तन में, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने में। फिर चाहे वो कपड़े के बैग का इस्तेमाल करना हो या प्लास्टिक की बोतल की जगह तांबे और स्टील की बोतलों का इस्तेमाल करना। ये पृथ्वी हमारा घर है और हर अच्छे नागरिक का कर्तव्य है कि जिस तरह हम अपना घर साफ रखते हैं उसी तरह पृथ्वी को भी स्वच्छ और प्रदूषण रहित रखें। तो आइए हम सब मिशन लाइफ में जुड़ें, पृथ्वी को सुरक्षित रखें और प्रो प्लैनेट पर्सन्स बने। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे पर, एक नई दिशा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, दिल्ली मेट्रो की प्रमुख बिजली आपूर्ति किस प्रकार की हरित ऊर्जा के माध्यम से होती है? दिल्ली मेट्रोस मेजर पावर सप्लाई इज थ्रू विच टाइप ऑफ ग्रीन एनर्जी? और इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी।
और आज के विजेता हैं केवी रवि कुमार, उत्कर्ष शर्मा, करणवीर, सुनील परमार, सुशील कुमार सक्सेना। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं हिम्मत सिंह देशमुख, सिंपी सिन्हा, डॉक्टर उमेश सिंह, स्वरणजीत कौर चीमा, चैतन्य सिंह, पवन प्रजापति, डॉक्टर वसंत भानदुर्गे, सोनू बरोड, हरजीत पाठक और सौभाग्य कालिया। और हमारा आज का सवाल है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब किस शहर को प्राप्त है? Which city holds the title of being India's cleanest city? अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अपने नाम और पूरे पते के साथ इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल आईडी है dhartikare.pukar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक टी-शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।